So, good morning, everyone. Can you hear me? सबको आवाज आ रहा है शायद. ओके, चलो. आई थिंक टॉपिक एवरीवन नोज दैट कौन सा चल रहा है. सिंपल फाइनल अकाउंट. अभी तक हम लोग ने फाइनल अकाउंट के अंदर देखा मेजर 3 अकाउंट ओपन करने पड़ते हैं. जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें फाइनल अकाउंट का जो क्वेश्चन सॉल्व करना होता है हमें उसके अंदर मेन 3 अकाउंट ओपन करने पड़ते हैं. मेन एक्चुअली 4 अकाउंट है बट मेनली 3 अकाउंट भी आपको ओपन. सो उसमें से फर्स्ट अकाउंट है अपना ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड अकाउंट अपना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड थर्ड अकाउंट है अपना बैलेंस शीट. नाउ स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. अभी तक एज ऑफ नाउ ये सिचुएशन तक आते आते हमने फाइनल अकाउंट का थियरी पार्ट कंप्लीट किया कि फाइनल अकाउंट मतलब होता क्या है, व्हाई फाइनल अकाउंट इज द नेसेसरी, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनल अकाउंट. ओके, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे ओपन करते हैं. तो ट्रेडिंग अकाउंट के 2 कॉलम्स होते हैं, एक डेबिट साइड होता है, एक क्रेडिट साइड होता है. ट्रेडिंग अकाउंट इज आल्सो कॉल्ड फैक्ट्री अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं उनको डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं. ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड जो इनकम रिकॉर्ड होती है वो डायरेक्ट इनकम रिकॉर्ड होती है. इसका मतलब ये हो गया कि फैक्ट्री रिलेटेड अगर कोई एक्सपेंसेस है और अगर फैक्ट्री रिलेटेड अगर कोई लॉस है तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है. और अगर फैक्ट्री रिलेटेड अगर कोई इनकम है तो हमें उसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है. दैट्स इट. ओके, उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा डिटेल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किया. डिटेल में किया है, 3 लेक्चर लगे मुझे. प्रॉफिट एंड लॉस का भी डेबिट साइड होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का भी क्रेडिट साइड होता है. डेबिट साइड में हमेशा हम लोग एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में हमेशा हम लोग इनकम और गेन रिकॉर्ड करते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड इनडायरेक्ट इनकम होती है. अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऐसे खर्चे, ऐसे एक्सपेंसेस और लॉसेस जो फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है. मतलब बिजनेस में खर्चा हो रहा है बट फैक्ट्री से रिलेटेड अगर वो खर्चा नहीं है तो सारे हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. बिजनेस में मुझे इनकम रिसीव्ड हो रही है, बिजनेस में मुझे फायदा हो रहा है लेकिन वो इनकम फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है, अदर इनकम है. जैसे कि रेंट से रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, डिविडेंड रिसीव्ड हुआ, बराबर. अदर इनकम, मिसलेनियस इनकम रिसीव्ड हुआ. ये सारी इनकम फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं होती, इसलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड जाती है. उसके बाद हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस भी कराए प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट और क्रेडिट समझने के लिए. अब हम लोग लेवल 3 पे चलते हैं. लेवल 3 का कंसेप्ट है बैलेंस शीट है. अब बैलेंस शीट मतलब क्या होता है. तो बेटा बैलेंस शीट का मतलब होता है हर एक कंपनी को उसका बैलेंस शीट बनाना पड़ता है. मतलब अगर इट इज लेट्स टेक एग्जांपल, अगर आप बिजनेसमैन हो और अगर आपको बिजनेस के अकाउंट रिकॉर्ड करने हैं तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट होता है यही जो बोर्ड पे लिखा हुआ है जिसका नाम है बैलेंस शीट. So question number 1, each and every businessman has to record the balance sheet. So now why balance sheet has to be recorded? So balance sheet किस लिए रिकॉर्ड करना पड़ता है. तो बैलेंस शीट के वजह से क्या होता है, we can understand the performance of the company. बहुत सिंपल है, एक स्टेटमेंट में आंसर दूंगा बेटा. बैलेंस शीट क्यों प्रिपेयर करना पड़ता है. बैलेंस शीट शोज द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी. बैलेंस शीट से हम लोग को क्या पता चलता है, कंपनी का परफॉर्मेंस पता चलता है. कैसे. तो यू कैन सी ऑन द बोर्ड देयर आर बैलेंस शीट इज डिवाइडेड इनटू 2 कॉलम. बैलेंस शीट 2 कॉलम में डिवाइड होता है. एक कॉलम उसका होता है असेट, असेट इज ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस. और दूसरा कॉलम होता है लायबिलिटी, लायबिलिटी ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस. सो असेट्स और लायबिलिटी हम लोग को बनाना पड़ता है. तो असेट और लायबिलिटी से कैसे परफॉर्मेंस पता चलेगा, बट ऑब्वियस है बेटा. असेट्स का मतलब होता है मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है, असेट्स है, माल मत्ता है. और लायबिलिटी का मतलब होता है कर्जा. अगर मेरा कर्जा ज्यादा है और मेरे पास प्रॉपर्टी असेट्स कम है, इसका मतलब मेरे कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है. और अगर मेरे पास असेट्स कॉलम मेरा ज्यादा है और मेरे लायबिलिटी कर्जा बहुत कम है, कर्जा ना के बराबर है, इसका मतलब हो गया वाह वेरी गुड, आपका कंपनी का परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है, सुपर डुपर हिट चल रही है कंपनी. मतलब इससे ये पता चलता है जब आप कोई भी कंपनी का बैलेंस शीट देखते हो तब आप उस कंपनी का अंदाजा लगा सकते हो कि मार्केट में उसका फाइनेंशियल पोजीशन कैसे है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस कैसे है, उस कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे है. अगर मेरा असेट्स बहुत तगड़ा है, सॉलिड है, ज्यादा है, तो भाई मेरी कंपनी तो हिट है. और अगर मेरा लायबिलिटी कॉलम ज्यादा है तो भाई मेरी कंपनी डब्बा गुल है, मतलब आने वाले कुछ दिनों में ये बंद होने वाली है. तो इससे अपने को
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो हर एक कंपनी को प्रिपेयर करना पड़ता है, ताकि जो पब्लिक होती है, इन्वेस्टर्स होते हैं, इसको देख के अपने वो चूज कर सकते हैं कि मुझे इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। लेट्स से अगर मुझे कोई कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं पहले इस कंपनी का बैलेंस शीट देखूंगा, क्योंकि सर मुझे बैलेंस शीट से पता चलता है कि भाई ये कंपनी कितने साल और इसका परफॉर्मेंस कितना अच्छा है। ओके, तो ये था अपना थोड़ा सा बैलेंस शीट के बारे में आपको थियोरेटिकल नॉलेज। आई थिंक मुझे लगता नहीं है कि आपको ज्यादा डीपली और डिटेल में मुझे पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सिंगल एंट्री में मैंने यही चीज आपको रिपीट करके मैंने आपको पढ़ाया। यू कैन से दैट वी आर लिविंग, मतलब हम लोग अभी वी आर टेकिंग द रिवीजन फॉर द सेम, हम लोग इसको रिवाइज कर रहे हैं, ऐसा ही समझ के चलो, ठीक है। बाकी कुछ डिफरेंट नहीं है, वही चीज पढ़ाने वाला जो सिंगल एंट्री में पढ़ाएगा। तो असेट्स, तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द असेट्स। असेट्स basically divided into three parts: fixed assets, current assets, fixed assets। बराबर। अभी स्टार्टिंग में हम लोग ऐसा डिवाइड करके पढ़ेंगे, बाद में इसको सिमिलर कंबाइन करेंगे। ओके, तो ये थोड़ा डीप और डिटेल में पढ़ा रहा हूं ना, इसलिए ऐसा पढ़ सकते हो आप लोग। तो असेट्स बेसिकली डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स: फिक्स्ड असेट्स, करंट असेट्स और फिक्स्ड असेट्स। तो पहला हम लोग फिक्स्ड असेट्स का मतलब जान लेते हैं। बेटा फिक्स्ड असेट पहले इंग्लिश में बोलूंगा, उसके बाद ट्रांसलेट करके हिंदी में भी बोलूंगा। फिक्स्ड assets are those assets which is acquired by the businessman into the business for a long term purpose. I'll repeat in English, then I'll translate into the Hindi. Fixed assets are those assets which is acquired by the businessman into the business for a long term purpose. मतलब क्या होता है सर? फिक्स्ड असेट्स मतलब ऐसी असेट्स है जो बिजनेसमैन बिजनेस में लेके आता है, ऐसी प्रॉपर्टी होती है, ऐसी असेट्स होती है जो बिजनेसमैन बिजनेस में यूज करता है, लेके आता है और उनको यूज एक लंबे समय तक करता है, लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए। लॉन्ग टर्म पर्पज लंबा समय मतलब कितना? यू कैन से दैट मोर देन 5 ईयर, यू कैन से दैट मोर देन 5 ईयर, यू कैन से दैट मोर देन 5 ईयर। इसका मतलब इन शॉर्ट ये हुआ कि जब कोई बिजनेसमैन बिजनेस में कोई असेट्स लेके आता है और उनको 5 साल से ज्यादा यूज करता है, ऐसे सारे असेट्स और प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्स्ड असेट्स बोलते हैं, सॉरी फिक्स्ड असेट्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल पहला हम लोग ले लेते हैं फर्नीचर। बहुत सारी फिक्स्ड असेट्स है, पहले हम लोग एग्जांपल लेंगे फर्नीचर का। फर्नीचर इज अ फिक्स्ड असेट। तो व्हाई फर्नीचर इज अ फिक्स्ड असेट आई टेल यू। आप अपने क्लासेस में आते हो, बेंच पे बैठते हो, मालूम है ना आपको, ये जो बेंच पे आप लोग बैठते हो ये फर्नीचर है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, आरके इज अ बिजनेसमैन, और आप मेरे क्लासेस में जब आते हो और बेंच पे जो बैठते हो, तो मैंने क्या किया है? फर्नीचर बिजनेस में लेके आया। अब मैंने फर्नीचर मैंने तुम लोग के लिए लाया है बैठने के लिए। अब मुझे बोलो कि हर एक 6 दिन के बाद या हर 2 महीने के बाद ये फर्नीचर में चेंज करता हूं? नहीं नहीं, अब ये लोग बैठ गए, गंदा कर दिया, इनके वजह से कोरोना हो सकता है, अब मैं इसको हर एक महीने में चेंज कर दूंगा। क्या मैं फर्नीचर हर महीने चेंज करता हूँ? नहीं सर, आप फर्नीचर नहीं चेंज करते हो। मेरा भाई 5 साल पहले पढ़ा था, वही फर्नीचर था, आज मैं भी पढ़ रहा हूँ तो वो भी वही फर्नीचर है। इसका मतलब क्या होता है? मैंने इन्वेस्टमेंट किया फर्नीचर में, लेकिन फर्नीचर को मैं लंबे समय के लिए यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब ये हो गया मेरा फिक्स असेट। फर्नीचर में 5 साल से ज्यादा बिजनेस में यूज कर रहा हूँ, इसलिए ये मेरा बन गया फिक्स असेट। सिमिलर ऑल एग्जांपल आई विल गिव यू, सिमिलर ऑल एग्जांपल आई विल गिव यू। लेट्स टेक एग्जांपल फर्नीचर के साथ लैंड एंड बिल्डिंग। ये भी बहुत सिंपल एग्जांपल है। आपको तो मालूम है, आप क्लासेस में देवराज मॉल में फर्स्ट फ्लोर पे आते हो। अभी ये जो जमीन मैंने लिया है, लैंड, ये जो अपना जगह है क्लासेस का, जगह मतलब लैंड, यू नो दैट लैंड, ये जो अपनी क्लासेस की जगह है, क्या मैं हर महीने में शिफ्ट करते रहता हूँ? आज रावल पड़ा, कल कोकनी पड़ा, कल मिनी नगर, कल मीरा रोड, ऐसी जगह चेंज करते रहता हूँ, स्विच करते रहता हूँ? नहीं सर, मैंने तो सुना है कि पिछले 5 साल से आप यहीं पर क्लास चला रही है। यस एग्जैक्टली, इसका मतलब मैं इस जगह को 5 साल से ज्यादा यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब ये मेरा कौन सा असेट हो गया बेटा? फिक्स असेट्स हो गया। मोर एग्जांपल वी गिव यू। मैं मोटर कार का एग्जांपल लेता हूँ बेटा। अगर मैं कुरियर सर्विसेज चलाता था, अगर मैं कुरियर का काम करता, तो मेरे को कुरियर का काम मतलब करने के लिए मुझे एक का टेम्पो या मोटर कार लगता, तो वो मोटर कार मैं आज परचेस करूंगा और 6 महीने के बाद बेच दूंगा, दूसरा वापस से नया लूंगा। नहीं ना, तो मैं उस मोटर कार को कम से कम 5 इयर्स यूज करेगा अपने बिजनेस के लिए, इसलिए मोटर कार इज अगेन इट्स बिकम माय फिक्स्ड असेट। इन शॉर्ट मुझे आपको लोगों को क्या बताना है, ये
ऐसी असेट है जो बिजनेसमैन बिजनेस में लेके आता है लेकिन इनका यूज और इस्तेमाल 5 साल से ज्यादा करता है, इसीलिए इन सारे असेट्स को हम लोग फिक्स असेट्स बोलते हैं। अब आई हैव टू गिव यू अ मोर एग्जांपल, जैसे कि यू कैन सी ऑन द बोर्ड देयर इज अ फर्नीचर, देयर इज अ लैंड एंड बिल्डिंग, देयर इज अ मोटर कार, और आई विल गिव यू सम मोर एग्जांपल फॉर यू पीपल। अभी ये लैंड एंड बिल्डिंग को अलग-अलग नाम दिए गए, आप इसको प्रीमाइसेस भी बोल सकते हो, क्योंकि जब 12th में पढ़ोगे तो प्रीमाइसेस आएगा तो आप बोलोगे प्रीमाइसेस मतलब क्या, तो प्रीमाइसेस मतलब ही लैंड एंड बिल्डिंग होता है। उसके बाद फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी मतलब असेट्स, बराबर, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। सर ये हो क्या हो, ये भाई इसका मतलब भी लैंड एंड बिल्डिंग ही होता है, इसका मतलब भी लैंड एंड बिल्डिंग होता है। प्रीमाइसेस, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, मतलब सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग को अलग नाम देके उन्होंने थोड़ा कंफ्यूज कराने का कोशिश किया है। हम लोग और थोड़ा पढ़ेंगे इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट, अब इक्विपमेंट मतलब जो बिजनेसमैन जिसका सामान यूज करता है बिजनेस में, जैसे कि मैं कारपेंटर हूँ तो कारपेंटर को क्या क्या लगेगा, अगर मैं करवट लगेगा, हथौड़ा लगेगा, बराबर ना, पकड़ लगेगा, तो ये मेरा सामान है ना, तो वो बिजनेस में मैं लंबे समय के लिए यूज करेगा। तो इक्विपमेंट मतलब मेरा फिक्स असेट। इक्विपमेंट को ये दूसरा नाम क्या बोलते हैं, लूज टूल्स बोलते हैं। लूज टूल्स का मतलब इक्विपमेंट होता है। बात आप समझ रहे हो कि सिर्फ नाम का उच्चार इन लोगों ने अलग किया है, मतलब मीनिंग सेम होता है लेकिन अलग अलग नामों से लिखते हैं ये लोग। तो फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर कार, इक्विपमेंट, लूज टूल, ये सब का माल मतलब सबका मालिक एक ही है, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, प्रीमाइसेस, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ये सब एक ही है बेटा। ओके, और थोड़े एक दो एग्जांपल आप लोगों को फिक्स एसेट से रिलेटेड देता हूं और बाकी हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेवल पे। अब ये आएंगे इन्वेस्टमेंट। नाउ इन्वेस्टमेंट मतलब मैंने जो बिजनेस में पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया, 1,00,000 रुपया, 2,00,000 रुपया, 5,00,000 रुपया, 10,00,000 रुपया। अभी ऐसा तो है नहीं कि मैंने आज पैसा लगा दिया है, 5,00,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया है और दूसरे दिन मुझे दोबारा वो रिटर्न मिलेगा, नहीं ना। तो मैंने बिजनेस में जो इन्वेस्ट किया, जब तक मेरा बिजनेस चलेगा तब तक मेरा इन्वेस्टमेंट चलेगा। तो इसका मतलब बिजनेस लॉन्ग टर्म तक के लिए चल रहा है, तो मेरा इन्वेस्टमेंट भी मेरा लॉन्ग टर्म के लिए हो गया। तो बेटा ये भी मेरा क्या बन जाता है, फिक्स असेट्स बन जाता है। सो फिक्स असेट्स का जो कंसेप्ट था वो यहाँ पर खत्म हो रहा है। फिक्स असेट्स मतलब ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल और शॉर्ट में अगर सुनना है समझना है तो बात बहुत सिंपल है कि ऐसी असेट है जो बिजनेसमैन बिजनेस में लेके आता है लेकिन उनका यूज लंबे समय तक करता है। लंबा समय का मतलब मोर देन 5 ईयर। तो ऐसे सारे असेट्स और सारे प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स असेट्स बोलते हैं। एग्जांपल फिक्स असेट्स के बोर्ड के ऊपर लिखे हुए, फर्नीचर फिक्स असेट, लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स असेट, मोटर कार फिक्स असेट, इक्विपमेंट फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट फिक्स असेट, ये सारा मेरा क्या है, फिक्स असेट है। और लैंड एंड बिल्डिंग का दूसरा नाम क्या है, प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस का दूसरा नाम क्या है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। इक्विपमेंट को दूसरा नाम क्या दिया गया है, लूज टूल्स, मतलब बात वही है, ठीक है। So I hope you understand the fixed assets का concept. Now we'll talk about the current assets. Now current assets का मतलब क्या होता है, थोड़ा इंग्लिश में बताऊंगा। Current assets are those assets which is acquiring by the businessman into the business but for a short term purpose. I'll repeat again in English. Current assets are those assets which is acquiring by the businessman into the business for a short term purpose. मतलब करंट असेट्स मतलब ऐसी असेट है जो बिजनेसमैन बिजनेस में लेके आता है लेकिन उनको यूज एक छोटे समय के लिए करता है, शॉर्ट टर्म के लिए करता है। ऐसे सारे असेट्स को हम लोग कौन सा असेट्स बोलते हैं, करंट असेट्स बोलते हैं। अब करंट असेट्स का मतलब होता है अगर कोई बिजनेसमैन बिजनेस में असेट्स यूज, असेट की बात चल रही है यहाँ पर, सारे असेट मतलब छोटे समय के लिए यूज कर रहे हैं कोई असेट, तो सारे असेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट असेट्स बोलते हैं। तो अगर एग्जांपल में लेना है मुझे तो मैं बहुत सारे एग्जांपल ले सकता हूं, कैश, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बैंक बैलेंस, बराबर। ओके, अब कंटिन्यू करते हैं इसको, सैलरी डेटा, बिल रिसीवेबल, स्टॉक, बराबर। और कोई दो तीन चीजें आएगी मैं लिखूंगा इसके अंदर, ऐड करूंगा थोड़ा सा, एक दो पॉइंट करना पड़ा तो, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, जितना मेजर इंपॉर्टेंट है वो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ। नाउ करंट असेट्स के अंदर मैंने आपको बताया क्या,
अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मेरे किसी में अगर ये 500 रुपया पड़ा है, इफ आई हैव दिस 500 रुपीज, ये कैश मेरे पास है, तो ये कैश मेरा क्या है, असेट है ना बेटा, ये मेरा पैसा है, इट इज माई प्रॉपर्टी, इट इज माई असेट, बट 500 रुपीज आई कैन नॉट कीप फॉर अ 5 ईयर। मैं ये पैसा जेब में रख के 5 साल घूम सकता हूँ क्या? मेरे को अगर किसी ने पूछा कि बाबू खर्चा करने का, मैं बोला बाबू नहीं, खर्चा नहीं कर सकते, ये 5 साल तक जेब में रहना चाहिए, ऐसा इट इज पॉसिबल का? इट इज नॉट अ पॉसिबल। मतलब कैश इज असेट, कैश मतलब असेट है, बट कैश को मैं लंबे समय के लिए यूज नहीं कर सकता। अगर मुझे खर्चा करना पड़ा तो मुझे खर्चा करना पड़ेगा, मुझे टेलीफोन बिल भरना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, स्टाफ का सैलरी भरना है, तो जब तक ये मेरे पास है, जब तक ये मेरे पास है तब तक ये मेरी असेट है। लेकिन इस असेट्स को मैं 5 साल 10 साल में यूज नहीं कर सकता, ये जब जब जरूरत पड़ेगी तब तक उसको मुझे यूज करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म के लिए यूज करना पड़ेगा। इसलिए कैश मेरा करंट असेट है, कैश मेरा करंट असेट है। क्योंकि सपोज मैं आज 500 रुपए लेके घूम रहा हूँ और मेरे को कुछ सामान लेने का है, तो मैं दुकानदार को बोलेगा बाबू सामान दे और कैश का पैसा मैं तेरे को 5 साल के बाद देगा, पॉसिबल है क्या बेटा? नहीं पॉसिबल है। दैट्स व्हाई कैश इज बिकम असेट, बट कौन सा असेट है ये? करंट असेट से। क्यों? हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए यूज करते हैं ना बेटा, इसलिए। उसके बाद ये सारा एक ही थाली के, मतलब यू कैन से दैट एक ही, मतलब सारे जैसे है, जैसे कैश बोलो, बैंक बैलेंस बोलो, कैश इन हैंड बोलो, कैश एट बैंक बोलो, कैश जहां जहां आ रहा है वहां पर, बैंक जहां जहां आ रहा है, ये सारा करंट असेट। दूसरा, सन्ड्री डेटर और बिल रिसीवेबल, ये दो मैंने चीज आपको बताना है। नाउ देयर आर टू एग्जांपल आर हियर, दिस इज आरके और ये मेरा कस्टमर है, नाम है इसका मोनिका। ओके, अब ये मोनिका ने मेरी दुकान से कुछ सामान परचेज किया। मोनिका हैज परचेज गुड्स फ्रॉम आरके, शी इज माय कस्टमर, राइट? कस्टमर। मोनिका ने मेरी दुकान से सामान, कितने का सामान परचेज किया? मोनिका ने मेरे दुकान से 4000 का सामान, 4000 रुपीज का सामान परचेज किया। अब स्टेटस सुनो, अकाउंट्स में बात करेंगे। Who is RK? RK is the businessman. And who is the Monica? Monica is the customer, correct? But Monica ने मेरे दुकान से सामान परचेज किया। अब कितने का सामान परचेज किया? 4000। तो अभी मैं आरके ने बोला कि मोनिका को, भाई ये 4000 का आपका सामान, अब 4000 मुझे क्या दे दो, बराबर है ना बेटा? मैं पैसा मांगेगा या फ्री में सामान देगा? नहीं बेटा, मैं आपको पैसा मांगेगा, मैं फ्री में क्यों दूंगा? तो लेकिन प्रॉब्लम क्या मालूम है क्या? मोनिका सेड दैट सर आई डोंट हैव कैश, मुझे सामान उधारी पे चाहिए। क्या चाहिए? उधारी पे चाहिए। सर मैं आपका पैसा 2 महीने के बाद रिटर्न कर दूंगी। अभी आरके क्या बोला? चलो अच्छी लड़की है, रेगुलर कस्टमर है, हर दिन हर साल 5-6 साल से मेरे पास से सामान ले लिए, इस बार उसके पास लॉकडाउन की वजह से पैसा नहीं है, ये 2 महीने का मेरे पास क्रेडिट मांगेंगे, तो मैंने 4000 का सामान तो आज बोली कि 2 महीने के बाद मैं आपको पैसा दे दूंगी। तो अकाउंटिंग लैंग्वेज में मोनिका का स्टेटस मेरे बुक ऑफ एंट्री में रहेगा सन्ड्री डेटर्स। अब डेटर्स का मतलब क्या होता है? डेटर्स का मतलब होता है जिनसे पैसा लेना है। मैं अपना अकाउंट प्रिपेयर करता हूँ, तो मुझे मोनिका से पैसा लेना है, मुझे सुमित से पैसा लेना है, मुझे प्रणव से पैसा लेना है, मुझे राजू से पैसा लेना है, बराबर, मुझे पांडे से पैसा लेना है, तो ये सबसे मुझे पैसा लेना है, सबसे मुझे 1000 2000 1000, तो ये सब मेरे लिए कौन बन जाएंगे अकाउंट में? डेटर। अब मुझे पैसा आने वाला है, बराबर ना, मेरा बिजनेस है, पांडे से 4000 आने वाला है, मोनिका से 4000 आने वाला है, सुमित से मुझे 2000 आने वाला है, प्रणव से मुझे 3000 आने वाला है, राजू से मुझे 10,000 आने वाला है, ऐसा कुल मिला के सबसे मुझे 25,000 आने वाला है। तो 25,000 आने वाला है, आने वाला है, तो पैसा मेरे को आने वाला है, तो इट्स बिकम माय असेट। इसलिए सन्ड्री डेटर इज ऑलवेज स्टोर्ड इन माय असेट्स बैलेंस। समझ में आया? क्योंकि मुझे पैसा लेना है, देना नहीं है। देना होता तो वो कर्जा होता, बट मुझे तुम लोग से पैसा लेना है, सुमित से पैसा लेना है, मोनिका से पैसा लेना है, पांडे से पैसा लेना है, राजू से पैसा लेना है, सबसे मुझे पैसा लेना है, तो मुझे पैसा आने वाला है,
तो पैसा आने वाला है, इसलिए वो मेरा क्या बन जाएगा, डेटर, असेट्स बन जाएगा। जिससे मुझे पैसा लेना है तो आप सब लोग मेरे कौन बन जाओगे, डेटर बन जाओगे। इसलिए और मेरे को पैसा आप लोग 10 साल के बाद नहीं दे रहे। ऐसा ही क्या मोनिका ने 4000 का सामान लिया और बोली कि सर 10 साल के बाद मेरी शादी होगी तब मैं आपको रिटर्न दूंगी, ऐसा तो है नहीं। सो शी इज रेडी टू गिव द मनी फॉर 2 मंथ्स, बराबर, 2 महीने के बाद मुझे देने वाली है। इसका मतलब मुझे 2 महीने के बाद मुझे पैसा आने वाला है। सो शॉर्ट टर्म में पैसा रिसीव होने वाला है। दैट्स व्हाई सन्ड्री डेटर इज माय करंट असेट्स। नाउ सेकंड एग्जांपल, बिल रिसीवेबल। समटाइम्स क्या होता है, this is RK, this is me, I am a businessman, ओके। मेरे दुकान से सामान परचेज किया ये मिस्टर राजू ने, मिस्टर राजू ने एक साउथ में मूवी आता है कैप्टन राजू करके, विलन दिखाया है उसमें राजू, बट वो वाला राजू नहीं है, ये अलग है, ठीक है। मिस्टर राजू ने मेरे दुकान से क्या परचेज किया, सामान। सी देखो, मिस्टर राजू ने मेरे दुकान से क्या परचेज किया, सामान परचेज किया, कितने का, 10,000 रुपीज का। ओके, मैं बोला राजू 10,000 का सामान ले ले और 10,000 मुझे कैश दे दे, सेम सिचुएशन, बट राजू सेड नो कैश, राजू सेड नो कैश, बट आई सेड आई वांट कैश। मैंने बोला मुझे पैसा चाहिए, बट राजू सेड नो कैश। अब प्रॉब्लम हो गया, गड़बड़ हो गई, तो मैंने ऐसा सामान तो मैं दे नहीं सकता, पर राजू ने मुझे क्या किया, राजू ने मुझे बताया कि सर अभी कैश नहीं है। मुझे लगता है कि संदीप सर ने एक लेक्चर स्टार्ट किया था बिल ऑफ एक्सचेंज का, याद है, ओके। सो राजू ने बदले में मुझे क्या दिया, एक बिल दिया, एक बिल दिया। राजू ने मुझे क्या दिया, बिल दिया, बिल इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, ये बिल ऑफ एक्सचेंज होता है ना, इट इज अ लीगल, क्योंकि राजू के पास कैश नहीं है, नहीं है, तो उसने बदले में मुझे क्या बोला कि सर ये बिल है, मैंने उसको सामान दिया था आज तारीख है 8 मई, तो उसने मुझे बोला कि सर मैं अभी तो आपको कैश नहीं दे सकता हूं, मैं काम करता हूं, आपको 8 जून का बिल दे देता हूं 10,000 रुपए का, ये 10,000 रुपए का बिल आप ले लो 2 महीने के बाद का। asset is also called intangible assets. Intangible assets are those assets which cannot seen, which cannot touch. ये ऐसी असेट है जिसको हम लोग देख नहीं सकते, जिसको टच नहीं कर सकते, बट स्टिल देयर इज अ वैल्यू इन द मार्केट, बट फिर भी मार्केट में उनका वैल्यू होता है। जैसे कि गुडविल, इमेज, रेपुटेशन, इज्जत का वैल्यू होता है ना बेटा, इज्जत का वैल्यू होता है, इमेज का वैल्यू होता है, रेपुटेशन का वैल्यू होता है। जैसे मैंने तुम लोगों को लास्ट टाइम पढ़ाते समय बोला था कि सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, इनका कितना ऐड आता है टीवी पे, तो ये लोग किसका पैसा लेते, व्हाई दीस पीपल आर टेकिंग द सचिन तेंदुलकर, ये एडवर्टीजमेंट को विराट कोहली को क्यों लेते हैं, रोहित शर्मा को क्यों लेते हैं, बराबर ना, सलमान को क्यों लेते हैं, ऋतिक रोशन को क्यों लेते हैं, आपको और मुझे क्यों नहीं लेते, बिकॉज दे आर मोर पॉपुलर, वो पॉपुलर लोग हैं। अब वो पॉपुलैरिटी का पैसा लेते हैं, उनके इमेज का पैसा लेते हैं। आज विराट कोहली फ्री में तो ऐड नहीं करेगा, एक ऐड का 1-1, 2-2 करोड़ लेते हैं लोग, सचिन तेंदुलकर एक ऐड का 7 करोड़ लेता है, तो किस चीज का ले रहा है पैसा, वो अपने गुडविल का ले रहा है, अपने रेपुटेशन का ले रहा है, अपने इमेज का ले रहा है, अपनी इज्जत का ले रहा है, बराबर ना। मैं तो फ्री में भी कर दूं, लेकिन मुझे कौन देगा ऐड, बराबर है ना, क्योंकि मैं पॉपुलर नहीं हूँ, तो दे आर टेकिंग, मतलब गुडविल का पैसा होता है। अभी इज्जत तो दिखाई नहीं देती, इज्जत को टच नहीं कर सकते, बट फिर भी वैल्यू होता है मार्केट में। दैट्स व्हाई गुडविल इज माय फिक्शियस एसेट, गुडविल दिखाई नहीं देता, टच नहीं कर सकते, बट स्टिल मार्केट में वैल्यू होता है, इसलिए गुडविल कौन सा एसेट है मेरा, फिक्स एसेट, फिक्शियस एसेट है, सॉरी। तो उसके बाद आता है पेटेंट, पेटेंट एंड कॉपीराइट। पेटेंट एंड कॉपीराइट का मतलब बहुत सिंपल होता है बेटा, पेटेंट एंड कॉपीराइट, ट्रेडमार्क भी एक ही साथ बता देता हूं। ट्रेडमार्क, ये तीन का मतलब क्या होता है बाबू, एक बात सुनते चलो। अब ये एग्जांपल बताता हूँ, ये बुक आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ना, ये बुक, ये अकाउंट का, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का बुक है। आपको शायद मालूम नहीं रहेगा, ये बुक है ना, बुक, ये बुक, ये देखो,
यहाँ पर ये पहले पेज पे देखो, ये बुक है ना, बुक, ये किसने लिखा है मालूम है क्या? ये बुक किसने लिखा है मालूम है क्या? ये बुक है ना, इधर ना, इधर लिखा है, देखो इधर, इधर मेरा नाम है बेटा, इधर लिख रहा है, मेरे को ही नहीं दिख रहा है, नाम ही नहीं मेरा। अरे साला मेरा नाम लिखूं क्या इधर? मेरा नाम नहीं लिखा है। अच्छा, ये आपको एकदम आपको नहीं दिखाई देगा, यहाँ पर स्मॉल अक्षरों में लिखा है रविंद्र, ये मेरा नाम है। ये बुक मतलब मैंने लिखा हुआ है, बराबर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब ये बुक किसने लिखा है? मैंने। ये बुक मैंने लिखा हुआ है। अब इस बुक को आपको लेना है। आप अगर चलो इस बुक को आपको लेना है तो आप क्या करोगे? ये बुक परचेस करोगे, मेरा नाम वाला पेज फाड़ दोगे और अपना नाम लगाओगे? नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, बराबर है ना? क्योंकि अगर आपको मेरी बनाई हुई चीज को लेना है तो आपको उसका मुझे पेमेंट देना पड़ेगा, बराबर। क्योंकि मैंने अपना पेटेंट, कॉपीराइट्स और ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड किया है गवर्नमेंट के पास। आप मेरे बुक को लेकर अपना नाम उसके ऊपर नहीं लिख सकते हो। अगर आपने ऐसा किया तो वो लीगल नहीं, इलीगल कहलाएगा। आपने गलत किया, मैं आपके अगेंस्ट में केस करूंगा, आपको कोर्ट में लेके जाऊंगा, आपको सजा दिलाऊंगा, आपके ऊपर केस ठोकूंगा, क्योंकि आपने मेरी बनाई हुई चीज को अपना घोषित किया है। तो अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो आपको उस पैसे, उस बुक का मुझे पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि ये बुक मैंने बनाया है। और जब मैंने ये बुक को बनाया तब गवर्नमेंट के पास पेटेंट को, राइट्स को, ट्रेडमार्क को मैंने रजिस्टर्ड कर दिया था। अब ये तीनों चीजें दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर आपको इन सारी चीजों को यूज करना है तो आपको मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। इसका मतलब दिखाई नहीं देती है लेकिन मार्केट में वैल्यू जरूर होता है। इसलिए ये तीनों भी चीजें क्या बन जाती है? मेरी असेट। क्योंकि आप मेरे क्रिएटिविटी को यूज कर रहे हो, आप मेरे स्किल को यूज कर रहे हो, आप मेरे टैलेंट को यूज कर रहे हो। तो आप टैलेंट, स्किल, क्रिएटिविटी दिखाई तो नहीं देती, बराबर है ना? तो सेम और एक एग्जांपल चाहिए तो मैं बता देता हूँ। बाबू, मैंने ना एक घर पे बैठ के लॉकडाउन में गाड़ी का एक पार्ट बनाया है, जिसके ऊपर ना गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक से चलती है, पेट्रोल की जरूरत नहीं पड़ती। अरे वाह, ऐसी। और आदमी को भी जरूरत नहीं, ड्राइवर की भी जरूरत नहीं, रिमोट कंट्रोल, घर पे बैठो और गाड़ी चलाओ। अरे सर कौन सा? अरे वो खिलौने वाला 100 रुपए वाला गाड़ी आता है ना, वैसे। तो अगर आप लोगों को उस चीज को यूज करना है तो आपको मुझे क्या करना पड़ेगा? पेमेंट देना पड़ेगा, बराबर है ना? तो सिमिलर लाइक दैट, मैंने, क्योंकि जब मैंने वो पार्ट को बनाया था, रिमोट कंट्रोल गाड़ी को बनाया था, तो गवर्नमेंट के पास मेरा कॉपीराइट्स और पेटेंट और ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड किया था। अब किसी कोई भी कंपनी को, फोर व्हीलर कंपनी को अगर वो पार्ट चाहिए तो उनको मुझे पे करना पड़ेगा, बराबर। तभी वो लोग मेरे पार्ट को यूज कर सकते। अगर उन्होंने मेरे से वो पार्ट चुराया या फिर चुराने के बाद अपना है ऐसा घोषित किया तो मैं कंप्लेंट कर सकता हूँ, बिकॉज उनके पहले ही मैंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ था। समझ गया? तो उनको मुझे पे करना पड़ेगा। तो पैसा आ रहा है, तो पैसा आ रहा है तो इट्स बिकम माय असेट। बट ये कौन सा असेट है? फिक्शियस असेट है। ओके, सो नाउ असेट साइड इज ओवर नाउ। असेट साइड पूरा खत्म। अब मेरे को आपको क्या करना है मालूम है क्या? ये फिक्शियस असेट हटा दो, ये करंट असेट हटा दो, ये फिक्स असेट्स हटा दो। अपने को ये सब चीजें अभी नहीं आएगी, एफवाई बीकॉम में अगले साल आएगी। अपने को सिर्फ यही जानना है कि फर्नीचर, मोटर कार, इक्विपमेंट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, कैश, कैश एंड बैंक, डेटा, रिसीवेबल, स्टॉक, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब क्या है? मेरा असेट है। ये सब क्या है? मेरा असेट है। अगर किसी ने मुझे पूछा लैंड एंड बिल्डिंग कहा जाता है असेट्स या लायबिलिटी में, तो मैं बोलूंगा इट्स अ असेट्स। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये फिक्स असेट है। मेरे को सिर्फ चाहिए असेट है या लायबिलिटी। मुझे किसी ने पूछा कैश कहा जाता है असेट या लायबिलिटी, मैं बोलूंगा असेट। किसी ने मुझे पूछा गुडविल कहा जाता है असेट या लायबिलिटी, मैं बोलूंगा असेट्स। किसी ने मुझे पूछा पेटेंट, कॉपीराइट्स कहा जाता है लायबिलिटी जाता है या असेट जाता है, मैं बोलूंगा असेट्स में जाता है। तो जितने भी आप चीजें देख रहे हो बोर्ड पे, उसका मैंने आपको फोटो ऑलरेडी ग्रुप में सेंड किया है असेट साइट का। ठीक है, असेट्स कॉलम आपको समझ में आया सबको? आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड द असेट्स का कॉलम।
ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट द लायबिलिटी कॉलम। लायबिलिटी कॉलम इज मोर इजियर। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? कर्जा। नाउ पहला बैंक लोन, उसके बैंक ओवरड्राफ्ट, उसके बाद बिल पेबल, उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर, उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और यहाँ पे और एक आएगा पार्टनर्स कैपिटल। ना फिलहाल के लिए इतनी चीजें याद रखनी है ना। अब मुझे बोलो, मुझे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 5 लाख की जरूरत थी। कितने की? आई नीड 5 लाख रुपीज फॉर स्टार्टिंग द बिजनेस। तो मैं 5 लाख का मुझे पैसा चाहिए, तो मैं कहा गया? बैंक के पास गया, बैंक से 5 लाख का लोन लिया और बिजनेस स्टार्ट किया। नाउ टेल मी दैट, क्या वो 5 लाख रुपए मुझे बैंक को रीपे करना पड़ेगा? यस। क्या वो 5 लाख रुपए मुझे बैंक को रिटर्न करना पड़ेगा? यस। तो वो बैंक को मुझे रिटर्न देना है, तो जब तक मैं बैंक का 5 लाख रुपया बैंक लोन में नहीं पे करता, तब तक मेरे सर पे क्या रहेगा? कर्जा। समझ में आया? इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। बैंक से लोन लिया, बैंक को पे करना है, तो जब तक मैं पे नहीं करता तब तक मेरे सर पे क्या रहेगा? कर्जा रहेगा। करेक्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट, बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट में बैंक लोन ही होता है, मैं ज्यादा इसको आपको डिफिकल्ट करके नहीं पढ़ाऊंगा। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट आया तो इट इज आल्सो बैंक लोन होगी। मतलब बैंक अपने कुछ करंट अकाउंट होल्डर को लोन का फैसिलिटी देती है, लोन देती है, बट सिर्फ गिने चुने कस्टमर्स को। उसको इंग्लिश में ये लोग बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। बट बैंक अपने कस्टमर्स को लोन फैसिलिटी देती है, उस फैसिलिटी को ओडी बोलते हैं। अगर बैंक ने मुझे 1 लाख का लोन दिया है, ओवरड्राफ्ट दिया है, तो मुझे रिटर्न तो बैंक को देना पड़ेगा ना, इसलिए बैंक ओडी क्या है? मेरा लायबिलिटी है। नाउ बिल्स पेबल। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, ये कौन है? आरके है। आरके कौन है? बिजनेसमैन। बराबर। अब मैं किस चीज का बिजनेस करता हूं? बुक। मैं बुक बेचता हूं। ये बुक है ना बेटा, मैं ये बुक बेचता हूं, स्टेशनरी का दुकान है। अब मैंने क्या करता हूं? मेरे को बुक चाहिए ना, तो मैं रिटेलर हूं। मैं कौन हूं? रिटेलर। और मिस्टर एक्स, ये जो मिस्टर एक्स है ये कौन है? होलसेलर है। होलसेलर है। अब मैंने होलसेलर से 100 बुक परचेज किए, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था, तो उसने मुझे उधारी पे दिया, तो मुझे इसको अभी बदले में मैंने इसको क्या दिया? बिल दिया। जैसे मुझे यहाँ पर बिल मिला था, वैसे मैंने इसको बिल दिया, तो बिल 2 महीने के बाद का मैं दे रहा हूँ, तो बिल्स पे कर रहा हूँ ना। तो बिल्स पेबल, बिल्स पेबल मतलब मैं दे रहा हूँ, तो मुझे बिल देना है। तो बिल मुझे देना है, 100 बुक का होता है 10,000 रुपए का मुझे बिल देना है, तो मुझे पे करना है। होटल में खाना खाते हो तो बिल पे करते हो ना, तो वैसे ही मैंने बुक लाया था होलसेलर से, तो उसका बिल मुझे पे करना है। तो पे करना है या मिलने वाला है? अरे मिलने वाला नहीं है, मुझे पे करना है, तो मेरे सर पे क्या रहेगा? कर्जा। दैट्स व्हाई बिल्स पेबल इज बिकम योर लायबिलिटी। दैट्स व्हाई बिल्स पेबल इज बिकम योर लायबिलिटी। अब सुनो बेटा, मुझे बिजनेस करना था, तो बिजनेस करने के लिए मुझे पैसे की जरूरत थी। मुझे 5 लाख रुपया चाहिए था। मैं बैंक के पास गया, बैंक के पास लोन के लिए अप्लाई किया, बैंक ने मुझे 3 लाख का लोन दिया, फिर भी मुझे 2 लाख रुपया शॉर्ट गिर रहा है। 2 लाख के लिए मैंने क्या किया? मैंने 4 लोगों से कांटेक्ट किया। मैंने राजू को बोला, मैंने सुमित को बोला, मैंने प्रणव को बोला, मैंने मोनिका को बोला, मैंने सब चारों लोगों ने मुझे 50 50 50 50 करके 2 लाख रुपया दे दिया।
ओके, 1-2 मिनट दे दो मेरे को, वेट वेट, आवाज आ रहा है सबको? ओके, वेट करो, वेट करो, 2 मिनट में दे दो जरा, 2 मिनट वेट करो। ओके, पहला पॉइंट कौन सा था? बैंक से लोन लिया, बैंक को रिटर्न करना पड़ेगा। ओवरड्राफ्ट, बैंक से लोन लिया, बैंक को रिटर्न करना पड़ेगा, इसलिए लायबिलिटी है। बिल्स पेबल, होलसेलर से मैंने सामान उधारी पे ले लिया, उसको बिल पे करना पड़ेगा, इसलिए अगेन इट्स अ लायबिलिटी। क्रेडिटर, सुमित से उधारी से पैसा लिया, मोनिका से उधारी से पैसा लिया, राजू से उधारी से पैसा लिया, प्रणव से उधारी से पैसा लिया, तो उनको मुझे पैसा देना है, इसलिए वो मेरे क्रेडिटर है, और क्रेडिटर इज बिकम माय लायबिलिटी। नाउ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पर अभी बेटा एक ये 1 2 3 ये मैं हूं, ठीक है, यू कैन सी दैट राइट, और यहाँ पर ये मेरा स्टाफ है, 1 2 एंड 3, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड, ये तीनों मेरे स्टाफ है, मेरे पास जॉब करते हैं। अब ये इनको मालूम है लॉकडाउन चल रहा है, ये लोग मेरे पास है ना दिसंबर से जॉब काम कर, अनम्यूट है रे, चिल्ला मत। अरे अनम्यूट ही है, काहे चिल्ला रहे हो? ठीक है, ये दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 5 महीने से मेरे पास जॉब कर रहे हैं, लेकिन इनको मैंने सैलरी अभी तक पे नहीं किया है। 5 मंथ्स का सैलरी पे करना बाकी है, 5 मंथ्स का सैलरी पे करना बाकी है। इसको जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है, सैलरी पे करना बाकी है, लाइट बिल भरना बाकी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना बाकी है। अगर कुछ एक्सपेंसेस पिछले के एक्सपेंसेस पे करना बाकी है, तो दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दैट्स व्हाई इट इज कम अंडर द लायबिलिटी। ओके, तो ये आपका था लायबिलिटी और ये था आपका असेट्स। तो लायबिलिटी कॉलम बहुत ज्यादा सिंपल है समझने के लिए, क्योंकि इसके अंदर हम लोग को सबको देना होता है, लेना कुछ नहीं होता। कर्जा है ना, लायबिलिटी का मतलब कर्जा, बैंक को लोन देना है, बैंक को ओडी का पैसा देना है, बिल पे करना है, सैलरी क्रेडिटर, क्रेडिटर को पैसा देना है, स्टाफ को आउटस्टैंडिंग मतलब कुछ एक्सपेंसेस पिछले पे करना बाकी है, सब पे करना बाकी है, तो सब लायबिलिटी हो गया। अब पार्टनर्स कैपिटल है, वो क्या होता है? जैसे कि आरके एंड संदीप दोनों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया। आरके ने 1 लाख रुपए डाला, संदीप ने 1 लाख रुपए डाला बिजनेस में। बिजनेस में 1-1 लाख रुपए दोनों ने इन्वेस्ट किया, तो वो बिजनेस में डाला हुआ है ना, लेकिन हम लोग ने पर्सनल में से डाला था ना बेटा, तो बिजनेस के लिए इट्स बिकम अ लायबिलिटी, क्योंकि मैं जो 1 लाख रुपए डाल रहा हूं वो कभी ना कभी तो रिटर्न लूंगा ना बिजनेस से, तो दैट्स व्हाई बिजनेस के लिए इट्स बिकम अ लायबिलिटी, क्योंकि मैं अपना घर का पैसा डाल रहा हूं। जब मुझे बिजनेस स्टार्ट करना था तब मुझे पैसा चाहिए था, तो मैंने अपने पापा से बोला, पापा मुझे 1 लाख रुपया दे दो, मम्मी मुझे 1 लाख रुपया दे दो, तो मम्मी ने 1 लाख रुपया दिया, पापा ने 1 लाख रुपया दिया, इस और वो 2 लाख रुपया मैंने बिजनेस में मेरा कैपिटल इन्वेस्ट किया। संदीप ने भी सेम ऐसे ही किया, मम्मी और पापा से 1-1 लाख रुपया लिया, उसने भी 2 लाख कैपिटल इन्वेस्ट किया। अब वो जो 2 लाख कैपिटल हम लोग ने इन्वेस्ट किया है वो किसका था? मम्मी और पापा का था। मैंने जो 2 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था वो किसका था? मम्मी और पापा का था। तो उनको मुझे रिटर्न देना है कि नहीं देना है? हाँ सर, रिटर्न देना है। इसलिए जो बिजनेस में कैपिटल हम लोग इन्वेस्ट करते हैं वो हमारा लायबिलिटी होता है, क्योंकि हम लोग ने कहीं ना कहीं से तो लेकर आए थे और इन्वेस्ट किए थे, और मुझे रिटर्न देना पड़ेगा। मम्मी को 1 लाख रुपया रिटर्न देना, मम्मी ने बोला तू मेरे को रिटर्न देगी
तो ही मैं पैसा इन्वेस्ट करेगी। पापा ने बोला तू मेरे को पैसा रिटर्न देगा तो ही मैं 1 लाख रुपया देगा, तो मैंने भी कमिटमेंट दे दिया 1 साल के अंदर आप दोनों का पैसा 1-1 लाख रुपया रिटर्न दे दूंगा। तब जाके मुझे 2 लाख रुपया घर से मिला। सेम संदीप को भी 2 लाख रुपया, हम लोगों ने 2 उसका 2 मेरा 4 लाख बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया। लेकिन वो कैपिटल मुझे रिटर्न देना पड़ेगा मम्मी को, हाँ। संदीप को भी रिटर्न देना पड़ेगा, हाँ। इसलिए कैपिटल इट्स बिकम अ लायबिलिटी। अंडरस्टूड व्हाई कैपिटल इज अ लायबिलिटी? तो लायबिलिटी के अंदर ये 5-6 चीजें याद रखो सिर्फ, कैपिटल, बैंक लोन, ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, दीज ऑल आर दी लायबिलिटी। तो यहां पर आपका जो बैलेंस शीट कॉलम था असेट्स और लायबिलिटी का, असेट्स और लायबिलिटी जो मुझे एक्सप्लेन करना था वो मैंने यहाँ पर खत्म कर दिया है। तो आपका ट्रेडिंग भी कंप्लीटेड है, प्रॉफिट एंड लॉस भी कंप्लीटेड है और बैलेंस शीट भी कंप्लीटेड है, राइट। सो आप अभी रेडी हो चुके हो डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ाने के लिए? Now you people are ready to solve the final account question. तो I would like to give you homework today. मैं कुछ क्वेश्चंस आपको आज 2 क्वेश्चंस आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले बहुत सारे लोग दिनों से सब लोग क्वेश्चन मांग रहे थे मेरे को सॉल्व करने के लिए। सो नाउ यू पीपल आर रेडी टू सॉल्व द क्वेश्चन। मैं 2 क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप करूंगा, आपको क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। और जो चीज बैलेंस शीट में जाती है आप मुझे गुड़िया आप मुझे पर्सनली क्या करो, थोड़ा हाई भेजो। मेरा नंबर आपको कुछ बच्चे लोग ना ग्रुप में ऐड नहीं है, तो कुछ बच्चे लोग ग्रुप में ऐड नहीं है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उन लोगों को कि ये नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे हाई भेजो जिन लोगों को ग्रुप में ऐड करना है। तो मैं उनको, ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप उस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे बोलो ग्रुप में ऐड करो, आपका नाम भेज दो, आप अपना नाम मेंशन करके मुझे भेज दो और ग्रुप में ऐड करने बोलो, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। हाँ, नाउ कम टू द पॉइंट। मैं 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, उसमें ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट क्रेडिट और बैलेंस शीट, लायबिलिटी और असेट। और उसके अंदर आपको बाइफर्केशन करना है कि ट्रेडिंग में क्या जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाता है और असेट्स लायबिलिटी में क्या जाता है। इट इज अ होमवर्क एंड बिगेस्ट होमवर्क। ये सैटरडे संडे 2 दिन है आपके पास। मंडे को हम लोग वापस से इसके ऊपर बात करेंगे। एक क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व करके दूंगा, लेकिन मुझे लगता है आप इस जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा ना, वो प्लीज रिक्वेस्ट है इसको एक बार, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, सिर्फ आधा घंटा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेगा। 2 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 घंटा लगेगा। आज आधा घंटा कर लेना, कल आधा घंटा कर लेना, हाफ एन आवर स्टडी सिर्फ लगेगा 2 दिन, ताकि इससे आपको ये खुद को पता चल जाएगा कि आपको इतने दिन से मैं बक बक करके पढ़ा रहा हूँ, पिछले 6 लेक्चर से मैं आपको फाइनल अकाउंट पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोगों को कितना समझ में आया है ये आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है, तो ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट तीनों भी बनाना है और बाइफर्केशन करना है कि ट्रेडिंग के डेबिट साइड क्या जाता है और ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्या जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में क्या जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाता है। सब पोस्टिंग आप लोगों को खुद करना है, ठीक है? ओके फाइन। सो मैं 2 क्वेश्चंस आपको थोड़ी देर के बाद आपको व्हाट्सएप कर लूंगा, तो थोड़ा वेट करना, मेरा लेक्चर है दूसरा भी, तो वो कंप्लीट करके मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। और बाद में आप आज आधा घंटा और कल आधा घंटा दोनों दिन आप आराम से उसको सॉल्व करो, ताकि आप लोगों को खुद को कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस नहीं, खुद को बहुत अच्छा फील होगा कि भाई मेरे को तो ये आ रहा है। वो फीलिंग्स जो आएगी आपको वो बहुत अच्छी वाली फीलिंग्स रहेगी, ठीक है? सो आई लाइक टू solve your questions, but I want you to be solved that for all the questions, so please do it as your own without taking the help of anyone, right? So I hope सब लोगों को थोड़ा थोड़ा आपको फाइनल अकाउंट का जो बेस था, पिछले 6 दिन से मैं आपको 6 लेक्चर से मैं आपको उसका बेस स्ट्रॉन्ग करा था, और इतना अगर आपको आ गया तो आगे भी आपको अच्छे से फाइनल अकाउंट आएगा, ठीक है? सो मिलते हैं ब्रेक के बाद, और 2 क्वेश्चंस मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ, उसको खुद सॉल्व करना। थैंक यू।